हेलो फ्रेंड्स। आज के इस टॉपिक में हम बात करते हैं एग्जामिनेशन ऑफ पेटेंट्स की। तो जब भी हम बात करते हैं किसी भी एप्लीकेशन की, जब हम एप्लीकेशन को फाइल करते हैं उसके बाद उसको एक एग्जामिनेशन प्रोसेस से जाना होता है। इंडिया में जो हमारा एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो डेफर्ड सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन है। तो डेफर्ड सिस्टम का मतलब ये है कि जब तक हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक हम एक्सप्रेसली रिक्वेस्ट नहीं करते पेटेंट ऑफिस से, तब तक वो एग्जामिनेशन नहीं होता। उसके लिए दो फॉर्म्स हैं, फॉर्म 18 और फॉर्म 18A। तो इन दोनों में से कोई भी आप एक फॉर्म फाइल कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। अब ये दो फॉर्म्स का बाइफिकेशन क्या है वो हम आगे वाले स्लाइड में देखते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं सेक्शन 11B की, तो सेक्शन 11B कहता है रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, कि आपको रिक्वेस्ट करनी है। कब तक कर सकते हो आप? 48 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो 48 महीने के अंदर आपको जो है ये रिक्वेस्ट डालनी होती है। अगर आपने रिक्वेस्ट नहीं डाली तो आपकी एप्लीकेशन अबैंडन हो जाती है। अगर आप रिक्वेस्ट नहीं करोगे तो आपकी एप्लीकेशन अबैंडन हो जाएगी। बाकी क्या है, सेक्शन 12 प्रोसीजर है कि आपका एग्जामिनेशन कैसे होगा, कंट्रोलर एग्जामिन कैसे करेगा आपके एप्लीकेशन को। तो जब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की, तो अगेन अब एग्जामिनेशन दो तरह की के आ गए। जैसे कि आपका पहला आता है ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन और दूसरा आता है एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन। ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन के लिए रूल 24B, जो पेटेंट्स रूल 2003 है, उसके अंदर रूल 24B आपका ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन कहता है। यहाँ पर ही फॉर्म 18 फाइल होता है अगर आपको ऑर्डिनरीली एग्जामिन करवाना है। तो ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन में वही 48 महीने का, 48 मंथ्स का आपके पास पीरियड है। 48 मंथ्स में आप उसको जो है फाइल करेंगे फॉर्म 18 को, और फिर कंट्रोलर अपना टाइम लेगा। वो थोड़ा सा लॉन्गर टाइम होता है आपका एग्जामिन करने के लिए। अब जो है दूसरा ऑप्शन क्या निकाले, एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन। तो उसकी कुछ कैटेगरीज हैं कि किन कैटेगरीज में एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन हो सकता है। एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन के लिए आपका जो फाइल होता है वो होता है फॉर्म 18A। तो फॉर्म 18A आपका एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन के लिए, इसकी फ़ीस भी ज़्यादा होती है। इसकी फ़ीस कम होती है। इसकी फ़ीस अराउंड 4,000 to 20,000 होती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एप्लीकेंट। तो इसकी जो फीस होती है ₹4,000 से ₹20,000। तो 4,000 आपका स्टार्टअप्स, इंडिविजुअल्स, इन सब के लिए 4,000 है। 20,000 बाकी के जितने भी कैटेगरीज है उनके लिए 20,000 है। दूसरा आपका जब 18A की बात होती है तो इसकी फ़ीस जो है वो है आपकी ₹8,000 और ₹60,000। अगेन कैटेगरी वही है कि आपका अदर्स के लिए 60,000 और इनके लिए 8,000। तो अब एक्सपेडिटेड एग्जामिनेशन कौन कौन फाइल कर सकता है? पहला तो एक कोई भी स्टार्टअप फाइल कर सकता है एक्सपेडिटेड एग्जामिनेशन। दूसरा, एप्लीकेशन इन विच इंडिया इज ISA और IPA। तो ये जब हम पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी देखेंगे तब हम इसका देखेंगे ISA और IPEA क्या होता है। दैट इज इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी और इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी सर्च अथॉरिटी, एग्जामिनेशन अथॉरिटी। तो ये जो है आपका, अगर इंडिया किसी भी एप्लीकेशन में, जो इंटरनेशनल एप्लीकेशन है उसके अंदर ISA या IPEA डेजिग्नेट करा हुआ है इंडिया को, तब भी आप जो है एक्सपेडिटेड एग्जामिनेशन में जा सकते हो। या फिर अगर नेचुरल पर्सनस का केस है, नेचुरल पर्सन एप्लीकेंट्स हैं, मल्टीपल एप्लीकेंट्स हैं, पर उनमें से एक एप्लीकेंट फीमेल है, तब भी आप एक्सपेडिटेड एग्जामिनेशन के लिए जा सकते हो। और या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट ने फंड करा हो, तब भी आप उसके लिए एक्सपेडिटेड एग्जामिनेशन के लिए जा सकते हो। या फिर एप्लीकेशन इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर किसी एप्लीकेंट को नोटिफाई करा हुआ है, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होती हैं, उनको नोटिफाई करा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तब भी आप एक्सपेडिटेड एग्जामिनेशन के लिए जा सकते हो। अब प्रोसीजर क्या होता है ऑर्डिनरी एप्लीकेशन का? अगर हम प्रोसीजर देखें तो लगभग सेम ही प्रोसीजर होता है दोनों का, पर टाइमलाइंस का फ़र्क है। तो सबसे पहले तो आपको एक रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन डालना होगा। ये आपका वही फॉर्म 18 में जाएगा, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन सेक्शन 11B। और वही आपको 48 मंथ्स के अंदर इसको रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन को डालना है। उसके बाद
आपका ये एप्लीकेशन जो है एग्जामिनर को असाइन हो जाएगी एज सून एज पॉसिबल। तो ये जनरली जो ट्रेंड देखा गया है कि कंट्रोलर एट द लास्ट मोमेंट ही असाइन करता है, बट रूल्स के हिसाब से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। तो जो पहली एप्लीकेशन आएगी वो पहले जो है एग्जामिन होगी। तो जो लिस्ट है, लिस्ट में से जो पहली एप्लीकेशन आई हुई है पहले उसको एग्जामिन करा जाएगा। फिर उसके बाद ये एप्लीकेशन असाइन होगा एग्जामिनर को। एग्जामिनर जो है 1 से 3 महीने लगा सकता है अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए। तो जैसे ही असाइन होगी तो 1 to 3 मंथ्स उसको अपने रिपोर्ट बनाने के लिए लगाएगा, जिसके बाद एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू होती है और एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो है कंट्रोलर को दी जाती है। जो एग्जामिनर अपनी रिपोर्ट देगा कंट्रोलर को, ये अभी ऑफिस के अंदर तक की बात है। और उसके 1 मंथ के अंदर, उस रिपोर्ट के मिलने के बाद 1 महीने के अंदर कंट्रोलर जो है फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू करेगा, जिसको हम FER भी कहते हैं, या फिर आजकल लोग फर्स्ट ऑफिस ऑब्जेक्शन भी कहते हैं। तो फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू करेगा। फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू करने के बाद आपके पास 6 महीने होते हैं कि आपको उस एग्जामिनेशन रिपोर्ट को रिस्पॉन्ड करना है। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है एग्जामिनेशन रिपोर्ट में और आपकी एप्लीकेशन डायरेक्टली ग्रांट के लिए दे दी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपके उसमें कोई ऑब्जेक्शंस हैं तो आपको 6 महीने के अंदर उसको रिस्पॉन्ड करना है। अब इसमें एक चीज़ है कि बाई चांस आप 6 महीने के अंदर उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए तो आप एक फॉर्म 4 भी इंस्टीट्यूट कर सकते हो। किसी भी रीज़न से आप नहीं कर पाए तो आप फॉर्म 4 इशू कर इंस्टीट्यूट कर सकते हो, जिससे आप 3 महीने तक का एक्सटेंशन मांग सकते हो। उसकी आपकी फ़ीस जाती है, वो 800 रुपीज़ पर मंथ की फ़ीस है। तो आप फॉर्म 4 भी इंस्टीट्यूट कर सकते हो टू इंक्रीज दैट टाइम। तो 6 + 3 9 महीने तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, पर फॉर्म 4 सिर्फ एक ही बार इंस्टीट्यूट करा जाएगा। अगर आपने सिर्फ 1 महीने का एक्सटेंशन मांगा है तो ये नहीं है कि आप फिर से फॉर्म 4 इंस्टीट्यूट करके आप जो 2 महीने का और एक्सटेंशन मांग ले, ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ आप एक ही बार वो इंस्टीट्यूट कर सकते हो। और इसके बाद जो आपकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट का रिप्लाई आया, इसके बाद हियरिंग्स भी हो सकती हैं, और हियरिंग्स के बाद ये आपके एप्लीकेशन को ग्रांट के लिए भेज दिया जाएगा। ये तो बात हो गई जो आपके ऑर्डनरी एप्लीकेशन की बात है। ऑर्डनरी एप्लीकेशन के केस में ऐसा होता है। जब हम बात करते हैं एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन की, तो मोर और लेस प्रोसीजर सेम है, पर जब आपका एग्जामिनर को असाइन हो जाएगी एप्लीकेशन, एग्जामिनर को असाइन होने के बाद ये जो आपका 1 to 3 मंथ्स था, यहाँ पर 1 to 3 मंथ्स था पीरियड, उसको अब उन्होंने रिड्यूस करके 1 to 2 मंथ्स कर दिया। तो 2 महीने, मैक्सिमम 2 महीने के अंदर एग्जामिनर को रिपोर्ट प्रिपेयर करके कंट्रोलर को भेजनी है। उसके बाद यहाँ पर आपका 1 मंथ था कि कंट्रोलर जो है एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो इशू करेगा, फर्स्ट ऑफिस ऑब्जेक्शन जो इशू करेगा, वो 1 मंथ में कर रहा था ऑर्डनरी के केस में। बट एक्सपेडाइटेड के केस में वो 15 डेज के अंदर ऑफिस ऑब्जेक्शन को इशू कर देगा, फर्स्ट ऑफिस ऑब्जेक्शन रिपोर्ट को इशू कर देगा। फिर सेम वही चीज़ 6 + 3 मंथ्स, यहाँ पर वही फॉर्म 4 आप इशू कर इंस्टीट्यूट करके जो है 3 महीने के लिए बढ़ा सकते हो, और फिर उस पर टाइम टू पुट एप्लीकेशन फॉर ग्रांट। अब इसमें एक चीज़ और है कि जब आपकी एप्लीकेशन फॉर ग्रांट होते हैं तो उसके अंदर कंट्रोलर या ऑफिस अपना टाइम भी ले सकता है सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। बट एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन के केसेस में जब आपने एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन फाइल करा हुआ है तो इनके ऊपर ऑब्लिगेशन है, जो कंट्रोलर है या ऑफिस है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उसको 3 महीने के अंदर इस एप्लीकेशन को डिस्पोज करना है। यानी कि 3 महीने के अंदर जब आपके एग्जामिनेशन रिपोर्ट के आपने रिप्लाईज भी दे दिए, हियरिंग्स वगैरह सब हो गई, उसके 3 महीने के अंदर इनको जो है या तो ग्रांट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। तो 3 महीने के अंदर इनको अपना डिसीजन देना है। जो ऑर्डनरी का केस है, ऑर्डनरी के केस में ऐसा नहीं है, वो अपना खुद का टाइम ले सकते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो हम एग्जामिनेशन के ऊपर मैं बनाना चाह रहा था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर कोई क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।